जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो पहले दुनिया को जीत के दिखाओ। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की रोज़ शाम को 8 और 9 के बीच में जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, मैराथन सीरीज संख्या है 74। और आज की सीरीज़ के अंदर हम 4-5 बिंदुओं के प्रश्नों का संकलन कर रहे हैं, जिसमें मानव संसाधन हो गया, कृषि से संबंधित हो गए सवाल, उद्योग खनिज से जुड़े हो गए, ऊर्जा संसाधन से जुड़े हो गए और मृदा से जुड़े हुए सवाल है जो हो गए। इन सभी बिंदुओं के सवाल हैं, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं आप, कवि आदिगणेय सिंधी नाम से है अपना टेलीग्राम चैनल। पहला सवाल, संसाधन शब्द किस भाषा का हिंदी रूपांतरण है? फ्रेंच, अरबी, अंग्रेजी, मारवाड़ी। उत्तर हो जाएगा से अंग्रेजी का है। कैसे, क्या यह शब्द बना वो देखिए। संसाधन अंग्रेजी शब्द रिसोर्स का हिंदी रूपांतरण है, जो धन सोर्स से मिलकर बना है। संसाधन देखें तो प्रकृति प्रदत्त वे साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके, वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। अगला सवाल है, प्रकृति में मानवीय ज्ञान सबसे बड़ा है, ये परिभाषा किसकी है? मिशेल, मैकनॉल, फिशर या जिमरमैन? तो ये परिभाषा है मिशेल ने दी है ये परिभाषा। वहीं मैकनॉल, इन्होंने भी दी है परिभाषा, तीनों ने। मैकनॉल ने दी है कि प्रकृति प्रदत्त पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हो। फिशर ने क्या कहा कि पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और जिमरमैन कहते हैं संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। अगला सवाल है, छाया पुंज सिद्धांत या फैंटम पुंज सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मैकनॉल, फिशर, जिमरमैन या मिशेल? क्या उत्तर हो जाएगा? जिमरमैन। इसमें व्याख्या देख लीजिए आप थोड़ी सी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी संसाधन का उपयोग करने पर उसके भार व आयतन में क्या आती है? कमी आ जाती है। और संसाधन मानवीय क्रियाओं का क्या है? परिणाम है। अगला सवाल है, मछली पालन का संबंध है सेरीकल्चर से, पीसीकल्चर से, विटीकल्चर से या फिर हॉर्टिकल्चर से? तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? उत्तर हो जाएगा ब। मछली पालन का संबंध किससे है? पीसी कल्चर से। वहीं व्याख्या में देखिए आप, सेरीकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? रेशम कीटों के पालन से। विटीकल्चर अंगूरों की खेती या द्राक्षा कृषि करना। हॉर्टिकल्चर सब्जियों व फल फूलों की खेती है जो हॉर्टिकल्चर कहलाती है। अगला सवाल है, मुख्यतः कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? उत्तर हो जाएगा 2 भागों में बांटा गया, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अगले सवाल में आपको मिलान करना है। एक तरफ तो है अपने निर्वाह कृषि क्षेत्र विशेष नाम और दूसरी तरफ है राज्य या क्षेत्र। तो बताइए कैसे क्या मिलान होगा? तो बता दूं, सभी है जो मिलान किए हुए हैं। जो अपने झूम है वो हो जाएगा मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ पर होती है। पामलू मणिपुर में, दीपा छत्तीसगढ़ अंडमान निकोबार में, बेबरिया दैया एमपी में, पोंडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में, पामाडागी या कोमान बरीगो उड़ीसा में, वालरे या वालत्रे राजस्थान में। ये कृषि विशेष है जो नाम है, जिसमें देखिए आप आगे
निर्वाह कृषि को हिमालय क्षेत्र में खिल कहते हैं। जो निर्वाह कृषि होते हैं उसको हिमालय क्षेत्र में क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। झारखंड में इसे कुरुवा कहते हैं और पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहते हैं। पश्चिमी घाट में क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि को कुमारी कहते हैं। यह सवाल है जो पूछा गया है। अगला सवाल है, झूम को मिल्पा कहाँ पर कहते हैं? यूएसए में, मेक्सिको में, केवल ए या दोनों? तो उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर द, दोनों, यानी कि यूएसए और मेक्सिको दोनों में झूम जो कृषि है उसको मिल्पा कहा जाता है। व्याख्या में देखिए, झूम कृषि को वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं। वेनेजुएला में क्या कहते हैं? कोनुको। ब्राज़ील में रोको कहते हैं। ब्राज़ील में रोको। मध्य अफ्रीका में मसोले। इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे। वियतनाम में क्या कहते हैं? रे। अगला है, कृषि को उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4, 3, 5 या 2? उत्तर हो जाएगा 2। उपयोगिता के आधार पर 2 भागों में। गहन निर्वाह कृषि यानी अधिक श्रम से खेती करना, एक वर्ष में 2 या अधिक फसलों की बुआई करना। और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि, स्थानांतरण व चलवासी कृषि। यह कृषि कर्तन व दहन या यूं कहें झूम कृषि है जो कहलाती है। अगला सवाल है, वाणिज्यिक कृषि से संबंधित सत्य कथन है। इसका उत्पादन बाजार विक्रय हेतु होता है। बाजार में विक्रय हेतु। इसमें अधिक पूंजी का उपयोग होता है। इसमें अधिकांश कार्य मशीनों से होता है। इस कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि व रोपण कृषि शामिल है। यह सभी कथन सत्य हैं। तो उत्तर हो जाएगा आखिर वाला, सभी कथन है जो यहाँ पर सत्य हैं। ये सभी वाणिज्यिक कृषि की है जो विशेषताएं है। व्याख्या में देखिए आप, रोपण कृषि का मुख्यतः क्षेत्र उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। और वहीं रोपण कृषि के जो उदाहरण है जैसे चाय हो गया, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास इत्यादि है जो रोपण कृषि के उदाहरण हैं। अगला सवाल है, कृषि से संबंधित भूदान ग्रामदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामचंद्र रेड्डी ने, विनोबा भावे ने, दोनों ने या इनमें से कोई ने? तो उत्तर हो जाएगा, कृषि से जो रिलेटेड भूदान ग्रामदान आंदोलन हुआ उसका जो लीडरशिप है वो रामचंद्र रेड्डी और विनोबा भावे दोनों ने किया। व्याख्या में देखिए, रामचंद्र रेड्डी ने आंदोलन की पेशकश की जिसे भूदान आंदोलन कहा गया, तथा विनोबा भावे ने गांवों में घूम घूम कर विचारों को फैलाया, इसलिए इस आंदोलन का नाम भूदान ग्रामदान आंदोलन है जो पड़ा। और इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। अगला सवाल है, आकार के आधार पर उद्योगों के प्रकार में शामिल है कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहद उद्योग या सभी? उत्तर होगा सभी। आकार के आधार पर उद्योगों के 3 प्रकार हैं जो देखने को मिलते हैं, कुटीर, लघु और वृहद। कुटीर उद्योग वो होता है जिसमें उद्योगों की सबसे छोटी इकाई, इसमें उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। किसमें? कुटीर उद्योग में। अगला देखिए, अब है अपना उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? 3, 4, 5 या 2? उत्तर हो जाएगा द, 2 भागों में। प्राकृतिक हो गया और दूसरा मानव निर्मित। अगला सवाल है, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है? सूर्य का प्रकाश, नदियां, झील, मृदा, खनिज या सभी? उत्तर हो जाएगा द, ये सभी के सभी है जो प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें सूर्य का प्रकाश है, नदियां, झील, मृदा, खनिज ये सभी शामिल है। व्याख्या में देख लीजिए आप, मानव निर्मित संसाधन की हम बात करें तो उसमें पुल हो गया, सड़कें हो गई, मशीनरी हो गई और वाहन हो गए, ये मानव निर्मित संसाधन। अगला सवाल है, विकास व उपयोग के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है?
2, 3, 4 या 5? विकास व उपयोग के आधार पर। उत्तर हो जाएगा ए 2। इसमें भी वास्तविक संसाधन हो गया एक, तो एक दूसरा हो गया संभाव्य संसाधन। आगे देखिए, वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है क्या कहलाते हैं? वास्तविक, संभाव्य, स्थानिक, व्यक्तिगत। तो उत्तर हो जाएगा ए। जिन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है वो वास्तविक होते हैं, और दूसरा होता है संभाव्य, उसमें जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती, मतलब संभावना है वो, अब संभावना आकलन नहीं कर सकती कि इतनी मिलेगी, उससे ज़्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है। तो संभाव्य में मात्रा है जो ज्ञात नहीं होती है। अगला देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग की सततता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो नीचे व्याख्या में देख लिया होगा आपने। उत्तर हो जाएगा ब, 3 भागों में, जिसमें नवीकरणीय, अनवीकरणीय और चक्रीय। कई जगह आपको नव्यकरणीय, अनव्यकरणीय भी देखने को मिलता है नाम। तो ये प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग की सततता के आधार पर बांटा गया है। आगे देखिए, नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है वृक्ष, जल, मृदा, वन, सभी। उत्तर हो जाएगा द। अनव्यकरणीय संसाधनों के उदाहरण है कोयला, खनिज तेल, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, सभी। उत्तर हो जाएगा द। वहीं एक चक्रीय संसाधन है, वो देखिए, वे संसाधन जिनका बार बार अलग अलग रूपों में प्रयोग जो किया जाता है वो चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। अगला सवाल है अपना, वितरण के आधार पर संसाधनों के प्रकार हैं सर्वव्यापक, स्थानिक, दोनों, दोनों ही नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना वितरण के आधार पर? उत्तर हो जाएगा स, सर्वव्यापक और स्थानिक। अगला देखिए, वे संसाधन जिनमें एक निश्चित जीवन क्रिया का अभाव होता है कहलाते हैं अजैविक, जैविक, स्थानिक, सर्वव्यापक। उत्तर हो जाएगा अजैविक। उदाहरण देखें तो जिसमें लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी और कोयला। और जैविक संसाधनों में हम देख लें तो जिनका निश्चित जीवन चक्र होता है, जैसे वनस्पति, मनुष्य, पशु पक्षी, वन्य प्राणी, इनका निश्चित जीवन चक्र जो होता है। वीडियो को आपने लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दें लाइक शेयर, ताकि और साथियों की मदद हो सके, और सब्सक्राइब कर लेना नहीं कर रखा तो। अगला सवाल है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के भेद हैं 6, 5, 4, 3। उत्तर हो जाएगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के 4 भेद हैं, जिनमें पहला व्यक्तिगत हो गया, दूसरा सामुदायिक हो गया, तीसरा राष्ट्रीय हो गया और चौथा अंतर्राष्ट्रीय हो गया। उतना कुछ है नहीं इन सवालों में, लेकिन फिर भी साधारण सवाल भी है जो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जिनमें अगर हमें प्रकार इनके याद नहीं हो तो हमारा सवाल है जो गलत हो सकता है। आगे देखिए, निम्न में से व्यक्तिगत संसाधन छांटिए। घर व जायदाद, शमशान भूमि, रेल, महासागर। तो उत्तर हो जाएगा ए, घर व जायदाद, ये व्यक्तिगत संसाधन के प्रकारों में। व्याख्या में देख लीजिए आप, सामुदायिक संसाधनों की अगर हम बात करें तो शमशान भूमि आ गया, राष्ट्रीय संसाधन की हम बात करें तो रेल आ गया, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो महासागर आ गए, और विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार 4 हैं, संभावी, विकसित, भंडार और संचित। अगला देखिए, सतत पोषणीय विकास है। अब यहाँ से विकास से जुड़े हुए सवाल आ रहे हैं। सतत पोषणीय विकास है, पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए विकास, पर्यावरण से हटकर जो विकास हो वह विकास,
जो अवहेलनाकारी हो, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ए। आगे देखिए, एजेंडा 21 या एजेंडा 21 क्या है? 20वीं शताब्दी का विकासशील पत्र, 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास कार्यक्रम, आतंकियों से मुक्ति अभियान, कृषि आधारित प्रसारित पत्र। तो उत्तर हो जाएगा ब। एजेंडा 21 क्या है? 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास कार्यक्रम। अगला सवाल है, निम्न में से संसाधन संरक्षण के उपाय हैं? पृथ्वी की जीवन शक्ति व विविधता का संरक्षण करना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक व्यवहार, मानवीय जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, या सभी? तो यहाँ पर संसाधन संरक्षण के जो उपाय हैं, ये सारे के सारे उपाय हैं जो शामिल है इनमें। अगला देखिए, शैलों के विघटन तथा वियोजन से उत्पन्न ढीले एवं असंगठित भू पदार्थों को कहते हैं। रिक्त स्थान में क्या आएगा बताइए? विविधता, मृदा, आवरण, विरसप। उत्तर हो जाएगा मृदा। अब यहां से मृदा से जुड़े हुए जो सवाल शामिल हो रहे हैं, देखिए व्याख्या में, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन, माफ कीजिएगा, मृदा का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहलाता है। और मृदा को अंग्रेजी में सोइल कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के सोलम से बना है, जिसका अर्थ है भू प्रॉपर्टी। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा एक जीवंत तंत्र है क्योंकि यह विभिन्न जीवों का पोषण है जो करती है। अगला सवाल देखिए, जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। उत्तर होगा 2 ए विकल्प। पुराना जलोढ़ जिसे बांगर कहा जाता है, नया जलोढ़ जिसे खादर कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जलोढ़ के बारे में पूछा जाता है, बांगर क्या है, खादर क्या है। तो पुराना जलोढ़ है जो बांगर कहलाता है, नया जलोढ़ है जो खादर कहलाता है। वहीं उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। इसका निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है। उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ से बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से। काली मृदा का अन्य नाम है बेंगर, रेंगर, उपमृदा या सभी। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा काली मृदा का जो अन्य नाम है वो है ब विकल्प, रेंगर। और यह मृदा कपास के लिए उपयोगी है। इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार में मिलती है। अगला सवाल है, पीली या लाल मृदा से संबंधित क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य गंगा के दक्षिणी छोर या सभी। तो उत्तर हो जाएगा द सभी। अगला सवाल देखिए, लेटेराइट मृदा में लेटेराइट शब्द लिया गया है फ्रेंच भाषा से, अंग्रेजी से, ग्रीक से या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा से ग्रीक से। व्याख्या में देखिए आप, यह ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। और यह मृदा उच्च तापमान व अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर देखें हम तो कर्नाटक में, केरल, तमिलनाडु, एमपी, असम, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अगला सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का रंग होता है लाल व काला, लाल व भूरा, लाल व पीला, लाल व हरा। उत्तर हो जाएगा ब। मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? लाल व भूरा। और ये मृदा रेतीली व लवण युक्त है जो होती है। वन मृदा पाई जाती है समतल मैदानों में,
गहराई वाले मैदानों में, पर्वत व पहाड़ियों पर, या सभी? तो उत्तर हो जाएगा पर्वत या पहाड़ियों पर है जो वन मृदा पाई जाती है। और ये मृदा दोमट व सिल्टकार होती है, दोमट व सिल्टकार। अगला देखिए, निम्न में से मृदा संरक्षण की विधियां हैं। मल्च बनाना व वैदिक फार्म, समोच्च रेखीय जुताई व रक्षक मेखलाएं, समोच्च रेखीय रोधिकाएं व चट्टान बांध, सभी? उत्तर हो जाएगा द, सभी। अगला है, पादप के डंठलों को खेत में बिखेरना कहलाता है। मल्च बनाना, वैदिक फॉर्म, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ए, मल्च बनाना। व्याख्या में देखिए, वेदिका फार्म यानी तीव्र ढालों पर फसल उगाने हेतु सिस्टम है जो वो कहलाता है वेदिका फार्म। समोच्च रेखीय जुताई में पहाड़ी ढाल पर होता है ये, समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल को रोकने के लिए होता है ये। रक्षक मेखलाएं क्या होती है? तटीय व शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वन लगाना। अगला है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह क्या कहलाता है? मल्च, खनिज, उत्पाद या विसर्प? तो बताइए क्या उत्तर होगा? उत्तर हो जाएगा ब, खनिज। लोह खनिज के उदाहरण है मैग्नीज, बॉक्साइट, क्रोमाइट, सभी? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सभी। ये सभी हैं जो लोह खनिज के एग्जाम्पल है यहाँ पर। और अलोह खनिज में सोना, चांदी, तांबा, सीसा। अगला देखिए, बादाम पहाड़ या बेलाड़िया पहाड़ियों का संबंध है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, मैं बता देता हूँ आपको, उच्च कोटि के हेमेटाइट लोहे से इसका संबंध है। अधात्विक खनिज का उदाहरण है चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, सभी? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा द, ये सभी है जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ये ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला सवाल है, विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है वर्ल्ड में? चिली, पेरू, ब्राज़ील या कोलंबिया? उत्तर हो जाएगा से ब्राज़ील। चिली व पेरू तांबे में अग्रणी है। रेट होल खनन क्या है? किसी समुदाय द्वारा सुरंग के रूप में खनिजों का खनन, अनेक प्रकार के छिद्र का होना, खनिज के एक निर्धारित रेट, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा ए। आगे देखिए, जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन इसका उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है उसका। भारत में प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा व मुंबई, या सभी? तो ये सभी के सभी है जो प्राकृतिक गैस के क्षेत्र है। इसमें जैसलमेर हो गया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया, त्रिपुरा व मुंबई हो गया। लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए आप अभी भी। भारत में जल विद्युत उत्पादन के केंद्र हैं भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर व दामोदर घाटी, या सभी? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर द, ये सभी है जो भारत में जल विद्युत उत्पादन के केंद्र हैं। और विश्व की कुल ऊर्जा का 1/4 भाग या हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन यूएस से यूरोप है। और भारत में राणा प्रताप सागर, नरेरा यूपी के का कर्नाटक है। अगर भारत में सबसे बड़े उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर होता है। अगला है, विश्व का प्रथम सौर
पवन चालित बस अड्डा है? न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, नाइजीरिया, हॉलैंड। उत्तर हो जाएगा ब, स्कॉटलैंड। और भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो भुज, गुजरात के निकट माधोपुरा। और सौर ऊर्जा से दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त जो किया जाता है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का केंद्र है? यूएसए, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, आइसलैंड। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर यूएसए। व्याख्या में देखिए, भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल के मणिकरण और लद्दाख की पूगा घाटी में है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। ये रीड 2016 में भी आया हुआ है। अगला है, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था? यूएसए में, यूके में, यूएई में या फिर फ्रांस में। उत्तर होगा द, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन बनाया गया फ्रांस में। और ज्वारीय ऊर्जा समुद्र के ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा। अगला देखिए, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, फ्रेंच, रोमन, अंग्रेजी। बताइए। उत्तर हो जाएगा लैटिन से लिया गया है। और लैटिन भाषा के एगर या एग्री से लिया गया है, जिसका अर्थ है मृदा व कल्चर। तो ये थे आज के इस वीडियो के अंदर अपने मृदा से जुड़े हुए, मानव संसाधनों से जुड़े हुए, ऊर्जा से जुड़े हुए सवाल। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं।